कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये आप 12वां पार्ट देख रहे हैं और ये प्रोग्राम प्रत्येक सुबह 9 बजे हमारे चैनल पे आता है। इस प्रोग्राम के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए डिस्क्रिप्शन चेक करिए। तो चलिए कमेंट बॉक्स आपके सवाल मेरे जवाब प्रोग्राम का ये हम 12वां पार्ट स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम का ये हम पहला कमेंट लेते हैं। सर सेक्शन 9 के डिग्री कितने दिन में मिलती है ये आपने बताया नहीं। तो देखिए कौन सा मुकदमा कितने दिन चलेगा, आपको डिग्री कितने दिनों में मिलेगी कोई फिक्स नहीं होता है। कोई भी मुकदमा कितने समय तक चलता है कोई फिक्स नहीं होता है कि मैं ये चीज़ आपको बता दूं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। देखिए आपने जो कमेंट किया है कौशल जी, आप लोग इतने बड़े बड़े कमेंट कर देते हैं कि मुझे पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है, समस्या आने लगती है, काफ़ी लंबी वीडियो बन जाती है और मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं इतने लंबे लंबे वीडियो बना सकूं। मैं अपने कीमती समय में से कुछ समय निकालता हूं और ये प्रोग्राम बनाता हूं। ऐसे में मैं ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने लगूंगा, ज़्यादा क्वेश्चन का जवाब देने लगूंगा तो ऐसे में वीडियो लंबी होने लगेगी, फिर मुझे दिक्कत आने लगेगी क्योंकि मुझे अपना भी काम होता है, कोर्ट का भी काम होता है, कोर्ट भी जाना होता है। तो मेरे पास इतना समय नहीं होता है कि मैं इतने लंबे वीडियो बनाया करूं। ऐसे में आप लोग लंबा लंबा बड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा करेंगे इस प्रोग्राम में तो प्लीज़ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं उसका जवाब अब नहीं दे पाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी बनने लग रही है तो काफ़ी ज़्यादा लंबा समय लग जा रहा है, फिर मुझे समस्या आने लग रही है। तो आप लोगों से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस प्रोग्राम में शॉर्ट में जो क्वेश्चन पूछा करेंगे मैं उसी का आप लोगों को जवाब दे पाऊँगा। अब इतने लंबे क्वेश्चन का मैं जवाब आप लोगों को नहीं दे पाऊंगा। बाकी कौशल जी जैसी आपकी समस्या है, अगर इस समस्या का आप मुझसे बात करके समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, मुझसे पर्सनली बात करके समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। जब आप मैसेज करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट लेने का तरीका बता दिया जाएगा। बाकी मैं यहाँ पे बता देता हूँ, अगर आप मुझसे फ़ोन पे बात करना चाहते हैं तो ऐसे में आपको 200 रुपये फ़ी पे करनी पड़ती है। उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट का समय बता दिया जाता है, उस समय आपको कॉल किया जाता है। तो कॉल जब आपको किया जाता है तो जो भी आपकी समस्या होती है आप लोग मुझसे बताते हैं, ऐसे में मैं खुद उसका समाधान बता देता हूं। तो बाकी अगर आपकी कोई बड़ी समस्या है तो ऐसे में आप लोग मुझसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके पर्सनली बात कर सकते हैं और मुझसे बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। मैं इतने लंबे क्वेश्चन का, इतने बड़े क्वेश्चन का जवाब इस प्रोग्राम में नहीं दे पाऊंगा। आपका जो भी शॉर्ट में क्वेश्चन आया रहेगा मैं उसी का अब जवाब दे पाऊंगा। तो फिर से एक बार मैं आप लोगों से सॉरी बोलता हूं कि आप लोगों के बड़े बड़े जो क्वेश्चन आ रहे हैं मैं इस प्रोग्राम में उसे नहीं ले पाऊंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। दूसरी शादी कर सकते हैं सर सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद। तो देखिए सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं जब तक आपका डिवोर्स नहीं हो जाता। अगर आपका सेक्शन 9 की डिग्री मिल जाती है और ऐसे में आपकी वाइफ 1 साल तक निरंतर आके आपके साथ नहीं रहती हैं तो ऐसे में ये डिवोर्स का आधार बनता है। ऐसे में आप डिवोर्स का मुकदमा लगा सकते हैं, फिर आपको डिवोर्स मिल सकता है। तो जब तक आपको डिवोर्स की डिग्री नहीं मिल जाती तब तक आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं। सेक्शन 9 की डिग्री मिलने के बाद आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते हैं जब तक आपका डिवोर्स नहीं हो जाता है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। थैंक यू वेरी मच सर फॉर आंसर माय क्वेश्चन। इस बारे में कोर्ट की कोई रूलिंग हो तो प्लीज़ उसके बारे में भी बताएं। आप कहां से हैं ये भी बताने का कष्ट करें। तो देखिए मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने आपके कौन से क्वेश्चन का जवाब दिया है, आप किस लिए मुझे थैंक यू बोल रहे हैं। बाकी ऐसे आप थैंक यू बोल रहे हैं तो वेलकम है उसका, लेकिन मुझे यहाँ पे याद नहीं आ रहा है कि कौन से क्वेश्चन का मैंने आपका जवाब दिया है, कौन सी रूलिंग की आप बात कर रहे हैं। तो थोड़ा आपने इसके बारे में डिटेल में लिखा होता कि क्या मैंने जवाब दिया तो मैं उसे बता देता यहाँ पे। बाकी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, तो अगर कोई छोटी समस्या होगी या फिर कोई छोटा आपका क्वेश्चन होगा या फिर कोई रूलिंग होगी तो मैं आपको व्हाट्सएप पे ही भेज दूंगा। बाकी डिटेल में बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं।
सर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट की डिग्री पति के खिलाफ कोर्ट का राती आती है या नहीं। ये आपने क्या लिखा है, मैं पढ़ के समझ नहीं पा रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग सही से लिखा करिए। ये आपने क्या लिखा है, जैसे आपने देखिए पति का लिखा है पोती, ऐसे ही आपने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। तो ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में बहुत सारी समस्या आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है। तो प्लीज़ आप लोग सही से लिखा करिए, तभी मैं उसका जवाब दे पाऊँगा। ऐसे मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, मैं आपके कमेंट का जवाब ऐसे नहीं दे पाऊँगा क्योंकि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन में क्या पूछा है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरी पत्नी मेरे ऊपर 498A की है और हमने सेक्शन 9 किया है, 4 साल हो गया है, वह कोर्ट में नहीं आ रही है। सर क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। सर मैं डिवोर्स फाइल करना चाहिए कि नहीं। भाई और माँ और पिता के ऊपर केस दर्ज कराई है। तो देखिए जैसा कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर 498A का केस किया है, तो ऐसे में पत्नी ने जो भी आरोप लगाया है, ऐसे में उसे साबित करने का भार आपकी पत्नी के ऊपर ही है। तो ऐसे में आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर झूठा केस लगा है तो ऐसे में आज नहीं तो कल आप उसमें से बरी हो जाएंगे। बाकी जो सेक्शन 9 का बात है, अगर आपकी पत्नी सेक्शन 9 के केस में नहीं आ रही हैं तो ऐसे में आप इतने दिन तक क्यों बैठे हैं, 4 साल तक क्यों ऐसे बैठ रहे हैं। आप उसमें कार्यवाही कराइए, जल्दी से उसमें एक्स पार्टी प्रोसीडिंग करा के एक्स पार्टी ऑर्डर कराइए। या तो आपके वकील लापरवाही कर रहे हैं या फिर कोई और दिक्कत होगी आपके केस में, तभी 4 साल से आपका सेक्शन 9 का केस लटका पड़ा है और उसमें आपकी वाइफ आ भी नहीं रही है, तो भी आपको सेक्शन 9 की डिग्री एक्स पार्टी नहीं मिल पा रही है। तो कोई ना कोई दिक्कत है, तभी ऐसा हो रहा है। नहीं तो 4 साल तक ऐसे अगर आपकी वाइफ नहीं आती हैं तो आपका सेक्शन 9 का केस वैसे ही फाइनल हो गया होता। इस विषय में जो आपकी समस्या है, एक बार आप मुझसे फ़ोन पे बात कर लीजिए, अपनी पूरी समस्या डिटेल में बताइए, मैं उसका समाधान बता दूंगा। और बाकी डिवोर्स केस फाइल करने के लिए आप जैसा पूछ रहे हैं, तो कौन सा आपके पास आधार है, क्या आधार है, किस आधार पर आप डिवोर्स फाइल करेंगे, ये भी सोच समझ लीजिए। क्योंकि डिवोर्स फाइल करना और कोर्ट में सिद्ध करना अपने आधार को दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। आप केस तो फाइल कर देंगे, लेकिन केस फाइल करना ही बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो तब होती है, बड़ी समस्या तो तब आती है जब अपने आधार को साबित करना होता है। तो डिवोर्स बहुत सोच समझ के हमें फाइल करना चाहिए। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई ग्राउंड हो, कोई ठोस आधार हो, तो आप डिवोर्स फाइल कर सकते हैं। अगर नहीं हो तो अभी मत करिए, क्योंकि अभी कर देंगे तो आपके लिए दिक्कत आ जाएगी। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरा नोटरी डिवोर्स हुआ है 9 दिसंबर को, मैंने सेक्शन 9 केस डाला है, नोटिस भी गया है उसको, 30 दिसंबर को रिसीव किया और 5 जनवरी को उसके माता पिता ने सगाई कर दी। 25 जनवरी को कोर्ट की तारीख है, क्या मैं पुलिस कंप्लेन कर सकता हूँ। हेल्प मी सर। देखिए इसमें पुलिस तो कुछ नहीं कर सकती है। अगर शादी हो रही है तो ऐसा नहीं है कि पुलिस जाके और उस शादी पे रोक लगा देगी। पुलिस के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, पुलिस को ऐसा कोई राइट नहीं दिया गया है कि शादी हो रही है तो ऐसे में पुलिस जाके उस पर रोक लगा देगी। बाकी ऐसे में आप सिंपली एक पुलिस के पास कंप्लेन कर सकते हैं कि इस लड़की से मेरी शादी हुई है और उसकी ज़बरदस्ती शादी कराई जा रही है, इस शादी को रुकवाया जाए। तो ऐसे में पुलिस के पास कोई राइट नहीं है, पुलिस के पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन पुलिस अगर चाहे तो शादी पे रोक लगा सकती है, क्योंकि मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ वो प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, आपको कोई किताबी चीज़ अब नहीं बता रहा हूँ। पुलिस के पास कोई राइट नहीं है, ये चीज़ मैं आपको किताबी बात बता रहा हूँ, सही चीज़ बता रहा हूँ। लेकिन अगर हम इसे प्रैक्टिकली देखें, ज़मीनी स्तर पर देखें, तो अगर पुलिस ऐसे में चाहे तो पुलिस रोक लगा सकती है, जाके आपकी जो पत्नी है उनके माता पिता को हड़का सकती है, डांट सकती है, समझा सकती है कि आप लोग ऐसा मत कीजिए, करेंगे तो आपके विरुद्ध कार्यवाही कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। पुलिस समझाएगी, डराएगी थोड़ा बहुत, तो ऐसे में शादी रुक सकती है। तो आप पुलिस कंप्लेन कीजिए, पुलिस की मदद लीजिए। बाकी अगर हम लीगली देखें तो पुलिस के पास कोई पावर नहीं है ऐसा, लेकिन पुलिस के पास कंप्लेन करते हैं तो हो सकता है कि आपको फ़ायदा मिल जाए। और अभी तो कोर्ट से भी कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि कोर्ट तो अब धीरे धीरे करके बंद हो रहे हैं, धीरे धीरे कोर्ट काम करना बंद कर रहे हैं कोविड की वजह से। तो ऐसे में आप पुलिस कंप्लेन कीजिए, हो सकता है आपको फ़ायदा मिल जाए। बाकी इस विषय पे अगर आप डिटेल में कुछ जानना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, तो आप मुझसे फ़ोन पे बात करिए। मैं इस विषय पे आपको कुछ और भी चीज़ें बता दूंगा, समझा दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरा सवाल का जवाब कब और किस तरह देंगे आप। आपका क्या क्वेश्चन है ये तो पूछिए, आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ रहे हैं तो मैं जवाब कैसे दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं।
थैंक यू सर, वेलकम। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर फैमिली कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट एंड ट्रायल कोर्ट में क्या डिफरेंट है? अब देखिए, फैमिली कोर्ट का मतलब होता है परिवार न्यायालय यानी कुटुंब न्यायालय। इस न्यायालय में जो पारिवारिक मुकदमे होते हैं, सिर्फ आपराधिक पारिवारिक मुकदमों को छोड़ के बाकी जो भी मुकदमे होते हैं, जैसे मान लीजिए मेंटेनेंस का मुकदमा, डिवोर्स का मुकदमा, सेक्शन 9 का मुकदमा यानी विदाई का मुकदमा, या फिर जो भी पारिवारिक मुकदमे होते हैं, जो आपराधिक पारिवारिक मुकदमे होते हैं, उन्हें छोड़ के, जैसे 498A है, डीवी एक्ट है, इन सब को छोड़ के बाकी जो भी मुकदमे होते हैं वो फैमिली कोर्ट में चलते हैं यानी परिवार न्यायालय में चलते हैं। बाकी अब हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और सेशन कोर्ट को समझ लेते हैं। आपने देखा होगा कि एक जिला जज होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, एक एडीजे यानी एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं। तो ऐसे में देखिए, अब जब जिला जज को अगर हम ले लेते हैं, मान लीजिए डीजे जो होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं, ऐसे में अगर ये सिविल काम कर रहे होंगे, किसी सिविल मुकदमे को देख रहे होंगे, तो ऐसे में इनके कोर्ट को हम बोलेंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ऐसे में जब डिस्ट्रिक्ट जज ही होंगे, वो किसी आपराधिक मुकदमे को देख रहे होंगे, आपराधिक मुकदमे का ट्रायल कर रहे होंगे, तो ऐसे में जो इनका कोर्ट होगा उसे हम बोलेंगे सेशन कोर्ट। तो यही डिफरेंट होता है। जब एक अधिकारी जो होता है यानी जुडिशियल ऑफिसर जो होता है, जज साहब जो होते हैं, वो किसी सिविल मैटर को देख रहे होते हैं, तो ऐसे में जो उनका कोर्ट होता है उसे हम बोलते हैं जिला न्यायालय यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और ऐसे में जब वही अधिकारी किसी आपराधिक मुकदमे को देख रहे होते हैं, उसका विचारण कर रहे होते हैं, तो ऐसे में हम उनके कोर्ट को बोलते हैं सेशन कोर्ट। अब देखिए, ट्रायल कोर्ट का क्या मतलब होता है? ट्रायल का मतलब होता है विचारण। तो जिस कोर्ट में विचारण किया जाता है उसी कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बोला जाता है। जैसे जिला जज हैं, वो ट्रायल करते हैं, किसी मुकदमे का विचारण करते हैं, तो उन्हीं के कोर्ट को ट्रायल कोर्ट बोला जाता है। निचली अदालत जो भी होती हैं, उन सारे अदालतों को ट्रायल कोर्ट बोला जाता है, क्योंकि हाई कोर्ट में ट्रायल नहीं चलता है, निचली अदालतों में ही ट्रायल चलता है। इसी वजह से कोर्टों को, निचली अदालतों को ट्रायल कोर्ट बोला जाता है। तो यही शॉर्ट में आप डिफरेंस समझ लीजिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरा ससुर सास के साथ मेरी मम्मी का झगड़ा हुआ, मेरी वाइफ का साथ कोई झगड़ा नहीं हुआ है, लेकिन वाइफ 498A का केस किया है। केस मुझे सजा हो सकती है, उसकी खिलाफ मेरे पास कोई एविडेंस नहीं है। अब देखिए, अगर आपके ऊपर झूठा 498A का केस आपकी पत्नी ने लगा दिया है, तो आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। झूठे 498A में कभी भी किसी को सज़ा नहीं होती है। कोर्ट भी देखता है कि क्या सही है क्या गलत है। तो केस लगाना आसान है, लेकिन साबित कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो ऐसे में अगर आपके ऊपर झूठा केस हुआ है, तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको बिल्कुल भी सज़ा नहीं होगी, इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूँ। अगर झूठा केस है तो आज नहीं तो कल उसमें से आप बरी हो जाएंगे। तो आप डरिए मत, आराम से जो भी केस है उसका डट के सामना करिए। डरिए मत बिल्कुल भी, आप मत डरिए कि आपको सजा होगी उस केस में। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर एक वीडियो सूरजसी के लॉ के ऊपर बनाए, सिंगल पेरेंट्स भी कर सकते हैं बेबी। अब देखिए, इसके ऊपर तो कोई ऐसा लॉ नहीं है, अधिनियम नहीं है। बाकी इसकी जो भी जानकारी है मैं एक वीडियो बना के आप लोगों को डिटेल में बता दूंगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। जब महिलावादी गुलाम सोच से ग्रसित न्यायाधीश न्याय की गद्दी पे बैठेंगे, तो ऐसे अन्यायपूर्ण फैसले तो आएंगे ही ना। न्याय तो भगवान करेगा इन तथाकथित जजों के साथ। और महिला और झूठ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। देखिए, जो भी आपका नाम है, आपका नाम भी नहीं लिखा है यहाँ पे, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। जज साहब जो होते हैं वो गलत ऐसे कोई फैसला नहीं सुनाते हैं। जो भी मामला होता है, जो भी उनका विवेक होता है, उसके आधार पे वो फैसला सुनाते हैं। मामले में जो भी साक्ष्य दिए जाते हैं, जो भी तथ्य होते हैं, उनके आधार पे जो जजमेंट आता है वो जज साहब सुनाते हैं। जज साहब ऐसा नहीं है कि अपने मन से कुछ सुना देते हैं। जो भी आप लोग न्यायालय में प्रकट करते हैं, सबूतों के आधार पे साबित करते हैं, तो जो न्यायाधीश होते हैं उसी के आधार पे जजमेंट सुनाते हैं। बाकी रही बात, अगर आपको ऐसा लगता है कि जज साहब ने कोई ऐसा फैसला दे दिया है जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो इसीलिए अपील का प्रोविजन बना है कि आप अपील कर सकते हैं उस आदेश के विरुद्ध जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं। तो आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। जज साहब अपने विवेका अनुसार, मामले के तथ्यों के अनुसार, सबूतों के अनुसार फैसला सुनाते हैं। बाकी अगर संतुष्ट नहीं होते हैं आप, तो आप ऊपरी अदालत में
जा सकते हैं, अपीली अदालत में जा सकते हैं, अपील कर सकती हैं। और जैसा आपने बोला महिला और झूठ एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, तो ये चीज़ आप एकदम गलत बोल रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए। ये एक अशोभनीय बात है, गलत बात है। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा कमेंट ना किया करिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। एंट्री मेंटेनेंस में अपील किया हूँ, मेरे वकील मुझे खुद पे से आने से मना कर रहे हैं, डेट पर नहीं जाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं न हो जाएगा। सर बताएं प्लीज़, मेरे मान का आने को कह रहे हैं, कौन पर डेट पर? ये क्या क्या आप लिखते हैं मुबारक जी, समझ में सही से नहीं आ पाता है। बाकी मैंने आपका क्वेश्चन समझ लिया है। आपने एंट्री मेंटेनेंस के विरुद्ध अपील किया है। अब मान लीजिए आपने 125 सीआरपीसी में अपील किया है, एंट्री मेंटेनेंस का ऑर्डर हो गया है, तो बाकी आपने हाई कोर्ट में अपील किया होगा। यानी जो 125 सीआरपीसी का अपील होता है वो हाई कोर्ट में ही होता है। तो ऐसे में अगर आपका कोई भी केस हाई कोर्ट में चल रहा है, तो ऐसे में पक्षकार जो होते हैं, यानी अगर आपने अपील किया है तो आप एक पक्षकार है, तो आपको हाई कोर्ट में बार बार जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको एक बार जाना होता है। बाकी अगर हाई कोर्ट में कभी ज़रूरत पड़ती है तब आपको वकील साहब आपके बुलाएंगे। ऐसा नहीं है कि जिस तरह निचली अदालत में डेट लगता है, बार बार आपको जाना होता है, वैसे आपको हाई कोर्ट में भी जाना पड़ेगा। हाई कोर्ट में ऐसा नहीं होता है, इसीलिए हो सकता है आपके जो वकील साहब है वो आपको मना कर दिए होंगे कि आप मत आइए। आपको बार बार अपील में जाने की आवश्यकता नहीं है, जब जरूरत पड़ेगा तो वो आपको बुला लेंगे। हाई कोर्ट में हर तारीख पे आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी जो कमेंट किया गया है, कितना बड़ा कमेंट किया गया है, कितना लंबा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं इस कमेंट को पढ़ने लगूँ तो इसमें बहुत लंबा समय लग जाएगा। तो प्लीज़ एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इतने बड़े क्वेश्चन आप लोग ना पूछा करिए। मैं इतने बड़े क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाऊँगा और आपसे सॉरी भी बोलना चाहूँगा। मैं इतने बड़े क्वेश्चन का इस प्रोग्राम में जवाब नहीं दे पाऊँगा। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर क्या प्रथम दृष्टि में अगर कोर्ट पति को गुनाह नहीं मानता है तो आगे चल के पति साबित नहीं कर सकता, ट्रायल कोर्ट में डिफेंड करने का चांस नहीं क्या? ये आपने क्या पूछा है? क्वेश्चन का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि आपने क्या पूछा है। तो प्लीज़ क्वेश्चन को सही से पूछिए, तभी मैं इसका जवाब दे पाऊँगा। ऐसे कुछ समझ ही मैं नहीं पा रहा हूँ कि आपने क्या पूछा है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर मेरी मां ने बहू पर 452, 323, 504, 506 में एफआईआर दर्ज की हुई है, लेकिन पुलिस चार्जशीट नहीं लगा रही है। पुलिस दूसरी पार्टी से पैसे खा के चुप बैठी है। कोर्ट का कोई रास्ता बताओ। देखिए अगर ऐसा हुआ है, थाने के जो अधिकारी हैं उन्होंने पैसा खा लिया है, चार्जशीट नहीं लगा रहे हैं, तो ऐसे में आप एसपी जो होते हैं, ये जिला पे अधिकारी बैठते हैं पुलिस के, आप उनके पास जाइए, उनके पास शिकायत दर्ज कीजिए, उनके पास कंप्लेन कीजिए कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, पुलिस चार्जशीट नहीं लगा रही है। इसका यही उपाय है। फिर एसपी साहब जो होंगे वो आदेश कर देंगे थाने को कि जल्दी से चार्जशीट लगाई जाए। तो यही उसका उपाय है। बाकी कोई दूसरा ऐसा उपाय नहीं है कि जिसे मैं बता दूं तो जल्दी से आपका काम हो जाए। आप पुलिस के उच्च अधिकारियों से मिलिए और इस बात की शिकायत कीजिए। आज जो थाने वाले होंगे वो न पैसा खा के बैठे होंगे, उच्च अधिकारी नहीं खाए होंगे। तो ऐसे में आप उच्च अधिकारियों से मिलिए और वहां पे जाके कंप्लेन कीजिए। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। सर प्लीज़ मीडिएशन से रिलेटेड इन सब का आंसर दीजिए। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू है, इसका आप देखिए मीडिएशन से संबंधित आप जो भी अभी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और शायद आपके पूछने का मतलब है कि मीडिएशन होगा कि नहीं होगा। देखिए मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ, कोर्ट में देखिए मीडिएशन का कार्य बंद कर दिया गया है। अब मीडिएशन नहीं होगा जब तक ये कर्फ्यू रहता है, लॉकडाउन रहता है, कोरोना रहता है। क्योंकि जो कोर्ट है सिर्फ अर्जेंट काम कर रहे हैं, बेल हो रहा है कोर्ट में और स्टे के मामले पर सुनवाई हो रही है। बाकी दो चार काम और हो रहे हैं, बाकी मुकदमों में डेट लग रहा है। मीडिएशन सेंटर जो है उसे बंद कर दिया गया है, तो मीडिएशन नहीं होगा। आप पूछ रहे हैं कि वीडियो कॉल पे मीडिएशन होगा क्या? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। मीडिएशन फिजिकली होता है, पति पत्नी दोनों को मीडिएशन सेंटर में जाना पड़ता है। तो मीडिएशन सेंटर को अभी कोरोना की वजह से बंद कर दिया गया है। मीडिएशन बंद है, मीडिएशन में कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जब तक आदेश कुछ नहीं आता है तब तक के लिए मीडिएशन सेंटर को बंद कर दिया गया है। अब हम अपने अगले कमेंट को लेते हैं। क्या आप मेरा केस लड़ सकते हैं? प्लीज़ बताएं।
आप कहाँ से हैं? तो देखिए मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर का रहने वाला हूँ। बाकी आप पता नहीं कहाँ के हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो ऐसे में मैं ये मुकदमा आपका नहीं लड़ सकता हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं गोरखपुर से अब आपका मुकदमा लड़ने के लिए जहाँ के आप होंगे वहाँ आऊँगा, फिर मुकदमा लड़के फिर वापस आऊँगा। ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ, मैं आपको एडवाइस कर सकता हूँ, सलाह दे सकता हूँ, गाइडलाइंस अपना दे सकता हूँ। बाकी अगर आपका कोई मुकदमा चल रहा है, आप मुझसे सलाह लेके उसमें कुछ करना चाहते हैं, आपकी कोई समस्या है उसमें आप मुझसे पूछ के समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मैं ये काम कर सकता हूँ, आपको सलाह दे सकता हूँ। बाकी यही सारे कमेंट जो थे वही आए थे आज के कमेंट बॉक्स में, सबका मैंने जवाब दे दिया है। बाकी ये जो कमेंट है उन सबका मैंने कल के वीडियो में ही जवाब दे दिया है। तो आशा करता हूँ इस प्रोग्राम से आपको काफ़ी अच्छी जानकारी मिली होगी। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी आप लोग कर दिया करें। मिलते हैं नए प्रोग्राम के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।